हाँ, तो अब आगे चलो। इस वीडियो में समय कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने इसके पिछले वाले में पढ़ा ए से एस यानी कोर भुजा, कोर भुजा यानी साइड एंगल साइड, उससे सर्वांग समता कैसे होती है हमने ये जाना। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दो ठो कौन सा है, एंगल साइड एंगल यानी कोर भुजा कोर, और कौन सा तो ए एस यानी कोर कोर भुजा। यदि ये दोनों चीज़ बराबर हो जाए दो त्रिभुज का तो वो त्रिभुजी सर्वांगसम होंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था कि दो ठो और है, कौन कौन, तो एक है एस 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 यानी कोर कोर कोर, और एक है आर एच एस यानी राइट हैंड साइड वाला मेथड, वो बाद में देखेंगे। तो देखो इसको हम लोग अभिगृहित नहीं बोलते हैं, अब जितना भी आएगा उसको प्रूफ किया जा सकता है, यानी उसको तुम प्रमाणित कर सकते हो। ठीक है, वो अभिगृहित नहीं है। आज ये अभिगृहित कैसे नहीं है तो हम लोग इसको देखते हैं आज। तो इसका जो प्रमेय है भैया, प्रमेय क्या होता है, जिसका कुछ प्रूफ हो, जिसकी सिद्धि दी जा सके। ठीक है, तो इसमें दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे बताओ। इस प्रमेय के अनुसार तब यदि एक भुजा, एक त्रिभुज के दो कोर और उनकी अंतर्गत भुजा, उसमें क्या था कि दो भुजा और उनके अंतर्गत कोर, समझ में आ रहा है। जैसे मैं देखो ये दो त्रिभुज है कि नहीं है ना जी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या बोला जा रहा है कि यदि इनकी दो कोर, मान लो कि ये Q है, ये B है, ये R है, ये C है, या P है, Q है, A है, B है, ये बराबर हो जाए और उनके बीच का अंतर्गत यानी इसके बीच का PQ और इसके बीच का AB, ये नहीं कि ये P और Q लेंगे और इसका A और B लेंगे और PR ले लेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं। वो तब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AAS। वो हम लोग अलग में उसकी बात करेंगे। ठीक है, हम लोग उसकी बात अलग में करेंगे। अभी बात हो रही है कि उनके बीच का अंतर पूर्ण हो तब। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हट कह नहीं रहा है, अब हट गया। चलो देखो, जैसे में दो ठो त्रिभुज हम यहाँ पर बना के रखे हैं कि नहीं रखे हैं, बिल्कुल रखे हैं। XYZ है और DEF है। अब बोलोगे कि भैया XYZ कहे ले लिए आप, तो एक ही हमेशा लेना पड़ता है, ABC। तो हम कुछ बदल दिए। दो ठो त्रिभुज है, इनके बीच का मान लो कि सिंपल सा, अगर तुमको दो ठो लेना है त्रिभुज, दो ठो माफ करना कोर, तो ये एक ले लो कोर और एक ये ले लो कोर, और इसमें कैसे क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा और इसमें ये हो जाएगा। यदि ये तुमको दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, ये दिया हुआ है, ये तुमको सिद्ध नहीं करना है, ये कंडीशन है क्या। अब इसको क्या लिखोगे, कोर XYZ, यही ना जी सिंपल में। ये किसके बराबर है, कोर DEF के दिया हुआ है कि नहीं, और क्या दिया हुआ है, एच जो कोर HZY है वो किसके बराबर है भैया, वो बराबर है कोर DFE के। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ये जो YZ है ये किसके बराबर है, तो ये EF के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि इनके बीच का अंतर्गत भुजा यही ना है, सिंपल। अगर ये चीज हो जाए तुमको क्या सिद्ध करना है, तुमको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है कौन सा XYZ, वो सर्वांगसम में किसके, त्रिभुज DEF के। त्रिभुज के लिए इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, हम बता चुके हैं पहले ही वीडियो में, पहला या दूसरा जो भी हो। अब कैसे करोगे ये प्रूफ, बोल तो दिए हम लोग, पर कैसे करेंगे। तो देखो, इसको भैया प्रूफ करने का एक रास्ता है। यदि तुम किसी प्रकार इससे यानी ASA से, इसको क्या बोलते हैं ASA, क्यों बोलते हैं ऐसे, क्योंकि सिंपल सा एंगल साइड एंगल है भैया, कोर भुजा कोर। यदि तुम ASA से यदि तुम पहुंच जाओ SAS तक, कहाँ पहुंच जाओ, तो SAS तक यदि तुम पहुंच जाओ किसी प्रकार से, तब क्या हो जाएगा, तब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने तो अभिगृहित से पढ़ा है कि यदि SAS नियम हो जाए फॉलो तो भैया त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो हमको किसी प्रकार इस ASA को बदलना है SAS में, समझ में आ रहा है। अब कैसे बदलेंगे, तो देखो ये दो त्रिभुज है। अब देखो, जैसे मान लो कि यही वाला जो है, इसमें क्या हो सकता है तुम्हारे पास, इसमें हो सकता है कि तुमको देखो ये BC तो दिया हुआ है QR के बराबर, यही जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। अब देखो इसमें ये हो सकता है कि जो AB है और ये जो PQ है ये बराबर नहीं हो, है ना जी।
अगर सर्वांग सम नहीं होता है तो क्या हो सकता है, ए बी और पी क्यू बराबर नहीं होगा, सिंपल सा बात है, क्योंकि एक तो भुजा एक या तो ये हो सकता है, यानी तो हो सकता है कि ए सी और पी आर बराबर नहीं हो, है ना जी, दोनों में से कुछ हो सकता है। तो यदि तुम ये मान के चलो कि चलो हम जो ए बी है और पी क्यू पर अपना एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि देखो सर्वांगसम होगा भैया, अगर सर्वांगसम होता है ये दोनों त्रिभुज, तब ए बी और पी क्यू को भी बराबर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम होने में तो ए बी और पी क्यू बराबर होकर ही रहेगा, और उसी प्रकार ए सी और पी आर भी बराबर होगा क्योंकि सर्वांगसम हो जाएगा। तो यदि हम किसी प्रकार से ये दिखा दें कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, तो हमारा ये हमारा ये हो नहीं जाएगा। क्यों? ऐसे कैसे? तो देखो ये तो एक भैया एक भुजा हो गया ना, ठीक है, और ये भुजा हमको दिया हुआ है कि ये भुजा तो अंतर्गत भुजा से बराबर है, और ये कोण भी बराबर दिया ही हुआ है, तो ऐसे ऐसे नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। या तुम ये दिखा दो कि ये भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है, और ये तो दिया ही हुआ है, और ये इसके बीच का ये कोण, तो तुमको एक कोई भुजा पर लेकर अपना विश्लेषण करना पड़ेगा। तो हम लोग लेते हैं, चलो हम लोग लेते हैं ये जो इसमें इसको हटाओ और ले लेते हैं एच वाई और डी ई, कि एच वाई और डी ई पर अपना विश्लेषण करते हैं। तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे ये कि देखो क्या बन सकता है। तो पहला बेस बन सकता है कि यदि जो एच वाई है वो डी ई के बराबर हो जाए, यदि एच वाई डी ई के बराबर है, यही ना हो सकता है। देखो या तो एच वाई जो है वो डी के बराबर होगा, या तो एच वाई डी से बड़ा होगा या छोटा होगा, सिंपल सा बात। एक कोई रेखा दिया हुआ है, ये दूसरी रेखा दी हुई है, इसका नाम है एल, ये इसका नाम है एम, तो या तो भैया ये दोनों चीज़ बराबर होगा, या तो उससे वो छोटा होगा या बड़ा होगा, यही ना तीन तो बन सकता है पॉसिबिलिटी। तो पहला उसमें हम लोग मान कर चल रहे हैं कि यदि एच वाई जो है डी के बराबर है, तब क्या होगा, तुमको ये हमने मान लिया। और क्या दिया हुआ है हमको? ये दिया हुआ है क्या, कोण एच वाई जेड बराबर कोण डी ई एफ, ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? बिल्कुल दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है वाई जेड बराबर ई एफ। कहाँ से दिया हुआ है भैया? ये हमको देखो यहाँ से लिखा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल लिखा हुआ है, ये तुमको दिया हुआ है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में तुमको पता लग गया कि कुछ फुलफिल हो रहा है, मतलब कुछ पूरा हो रहा है। जी हाँ, ऐसे ऐसे लिखोगे तब ऐसे कसौटी से ना, कसौटी से अब जैसे भी लिखा जाता है तुम देख लेना यार, ठीक है। ऐसे से तुम क्या ले सकते हो? तुम लिख सकते हो कि त्रिभुज एच वाई जेड सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ के। अब बोलोगे ये कैसे लिख दिए आप? अरे सिंपल है, देखो ये एच वाई, ये डी ई, ये कोर और ये भुजा ऐसे ऐसे नहीं फॉलो हो रहा है, एकदम फॉलो हो रहा है। तो पहला तो हो गया, यदि एच वाई डी ई के बराबर है, ये तो एकदम आसान था। अब चलो, अब यदि एच वाई जो है वो डी से बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, तो पहले लेकर चलते हैं कि यदि एच वाई जो है, चलो यदि एच वाई क्या है वो बड़ा हो जाए डी ई के, यदि एच वाई बड़ा हो जाए यानी कि एच वाई का लंबाई बड़ा हो जाए, तब तो भैया सर्वांग समता नहीं फॉलो होगी, सिंपल सा बात। चलो इस कंडीशन को हम लोग लेकर चलते हैं कि क्या अगर एच वाई बड़ा होता है डी ई से, तब क्या हम लोग ऐसे तक पहुंच सकते हैं? तो चलो देखते हैं कि क्या हम लोग ये जो मान रहे हैं एच वाई बड़ा है डी ई से, इस पर क्या निकल कर आता है। तो देखो अब तुम बोलोगे कि ठीक है एच वाई डी के बराबर है, तो हम लोग इसमें कुछ रचना करेंगे। रचना का मतलब क्या? कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ ड्राइंग करेंगे। अब हम लोग बोलेंगे कि देखो अब एच वाई डी से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एच वाई को कुछ छोटा करेंगे, और छोटा ऐसे करेंगे कि वो डी के बराबर हो जाए। सिंपल, देखो मान लो कि तुम्हारे पास दो रेखा है, ये मान लो तुमसे बोले ये एल एम है, ठीक है, एल और एम। यदि एल बड़ा हो और एम छोटा हो, ठीक है, और तुमको एम और एल को बराबर करना है, तो भैया या तो तुम भैया एल को छोटा करो और एम के बराबर करो, या एम को बड़ा करो एल के बराबर कर दो। यही ना दोनों चीज़ हुआ। मुश्किल लग रहा है? नहीं, देखो एल और एम दिया हुआ है, या तो एल को छोटा कर दो और एम के बराबर लिया दो यदि एल बड़ा है तो, या नहीं तो एम को बढ़ाओ और एल के बराबर कर दो, यानी एम को बड़ा करो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो जो एच वाई जो है वो बड़ा है किससे? डी ई से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बराबर करने के लिए एच वाई को घटा कर कहीं एक और बिंदु पर ले आ रहे हैं
जिस बिंदु पर उसका लंबाई डी के बराबर हो जाए। और चलो मान लो कि वो जो लंबाई है वो कुछ छोटा होगा इससे, तो मान लो ये लंबाई कुछ यहाँ पर है, मान लो कि ये जो बिंदु है इसका नाम है एच डैश, ये कुछ नया बिंदु है, तो तुम कुछ और भी नाम रख देते हैं, हो सकता था इसका नाम ए बी सी, हम एच डैश रख दे रहे हैं, बहुत अलग नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि रचना की क्या कि एच वाई में एच डैश वाई, एच इसको बोलते, इसको पढ़ते हैं एच डैश वाई बराबर डी ई क्या की रचना की जाती है। ठीक है, इतना हो गया। हमको सिद्ध, हमको दिया क्या हुआ है, दिया वही चीज़ दिया, देखो देना जो दिया हुआ है ये नहीं बदलेगा, ये जो तीन तो चीज़ है ये नहीं बदलेगा भैया। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध फिर से यही करना है क्या, तो ये वाला एच वाई जेड और डी ई एफ। ठीक है, इतना हो गया। तो हम क्या करते हैं, और क्या करते हैं, और एच जेड को मिला दिया जाता है। एच जेड को मिलाने पर क्या होगा, देखो सिंपल ऐसे, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ कोर बनेगा, सिंपल से देखो, एक ये वाला कोर बनेगा ना, ये देखो ये पूरा कोर नहीं है, एक तो भैया ये वाला पूरा वाला है, कौन सा है, एच जेड वाई, और ये नया वाला कौन सा है, एच डैश जेड वाई। ठीक है, इतना तुमको दिख गया होगा। अब यदि सोचो, यदि ये तुमको पता चल जाए कि एच डैश वाई बराबर है किसके, इसका मतलब क्या, इसका मतलब एच वाई डैश बराबर है किसके, डी ई के। ठीक है, ठीक है, और ये वाला वाई जेड है और ई एफ के बराबर है, और ये कोर बराबर है, और ये कोर है, ये ना है बराबर जी। इससे तुम क्या पता ला सकते हो कि देखो जो ये त्रिभुज होगा कौन सा, एच डैश वाई जेड, वो किसके सर्वांग होगा, वो होगा त्रिभुज डी ई एफ के। क्यों, सिंपल सा है, देखो अभी तक तो भैया हमने बात की थी कि एच वाई बड़ा है, पर यदि छोटा हो जाए और इसके किसके बराबर हो जाए, डी के बराबर, तो ये भुजा बराबर नहीं हो गया, सिंपल सा हो, ये भुजा बराबर हो गया, और ये दिया हुआ है पहले से, और ये कोर भी दिया हुआ है, तो एस लागू नहीं हो गया, सिंपल सा कैसे, एच डैश वाई बराबर डी ई कोर एच डैश वाई जेड बराबर कोर डी ई एफ और वाई जेड बराबर ई एफ, तब क्या, तब एस ए एस से तुम लिख सकते हो ये वाला। ठीक है, अब देखो, अब सी पी सी टी यहाँ पर लगाओ जरा, अगर ये हो जाए तब क्या होगा, तब ये वाला जो कोर है और ये वाला जो कोर वो बराबर नहीं होना चाहिए, सिंपल सा। अगर जो त्रिभुज है कौन सा, एच डैश वाई जेड डी ई एफ के यदि सर्वांग सम है, तो ये जो कोर है कौन सा, कोर एच डैश जेड वाई, कोर एच डैश जेड वाई वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए कोर डी एफ ई के, सिंपल है ना जी, सिंपल। ये तो तुम्हारा आया सी पी सी टी से, कैसे, यदि तुमने ये दिखा दिया तब, पर जरा देखो ध्यान से, कुछ डी एफ ई किसके बराबर दिया हुआ है, देखो ये डी एफ ई दिया हुआ है हमको एच जेड वाई के, है ना जी। देखो ये डी एफ ई हमने क्या पता लगाया, हमने पता लगाया कि एच डैश जेड वाई के बराबर होगा, और हमको क्या दिया हुआ है, डी एफ ई एच जेड वाई, इसका मतलब एच जेड वाई और एच जेड वाई बराबर है। मतलब क्या, मतलब ये कि जो कोर है एच डैश जेड वाई वो एच जेड वाई के बराबर है, यानी कि जो ये छोटा वाला कोर है और ये बड़ा वाला कोर है ये बराबर है, नहीं ये तो बिल्कुल एकदम देखने में लग रहा है कि बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, ये तब ही संभव है, ये दोनों कोर बराबर हो जाए, जब ये एच डैश जेड मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों एक ही हो, है ना जी। सिंपल सा देखो, मान लो कि ये कोर है और तुमको बोला जा रहा है कि ये कोर और ये बड़ा वाला कोर ये दोनों बराबर है, ये कभी संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब ये दोनों जो रेखा है वो बराबर हो, तब ही बराबर होगा, माफ करना, ये दोनों रेखा एक ही हो, मतलब ये है तो एक ही, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये चीज़ तभी संभव है तब जब एच डैश जेड वो किससे बराबर हो जाए, एच जेड के बराबर हो जाए, एच डैश जेड ये वाला और ये वाला बराबर हो जाए, मतलब, और ये तब संभव है जब एच और एच डैश ये दोनों एक ही बिंदु पर हो। जब एच और एच डैश एक ही बिंदु पर हो तब क्या होगा, तब भैया ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा,
ये वाला कंडीशन। इसका मतलब जो HYZ है वो DEF के सर्वांग हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ पर दिखाया है ना जी, त्रिभुज H-YZ जो DEF के सर्वांग है। पर हमने क्या देखा है? हमने अभी भी देखा है कि जो H डैश है और H ये दोनों एक ही बिंदु पर होना चाहिए। इसका मतलब तुम H डैश के बदले में H नहीं लिख दोगे, तो HYZ सर्वांग किसके? DEF के। और यही तो हमको दिखाना है भैया। हमारा आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया है। मुश्किल लगा है देखने में। यदि तू छूट गया हो तो उतना घबराने की बात नहीं, अगर कुछ दिख नहीं पाया हो तो हमने ऐसे प्रूव कर दिया। अब तीसरा केस क्या हम लोग लेंगे? सिंपल सा वही वाला चीज़ कि यदि HY बड़ा हो जाए तब क्या होगा? यदि HY बड़ा होगा तो इस बार DF को छोटा, इस बार DE को छोटा करेंगे, है ना जी। अभी तक क्या था? अभी था कि HY बड़ा था DE से। अब यदि HY छोटा हो जाए तब DE को छोटा करेंगे और D को ऐसा लाएंगे और सेम कहानी रिपीट होगा जो यहाँ पर था उसी में ही हम दिखाएंगे कि ये बराबर है, ये बराबर है, ये कोण बराबर दिया हुआ है। इसलिए जो ये छोटा वाला जो ये वाला जो त्रिभुज है ये इस पूरे के साथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने दिखाया है इस बार कि HY छोटा है तो ये तो हो जाएगा। पर हम क्या फिर से लिखेंगे? अब इस प्रकार हम लिखेंगे कि ये वाला जो छोटा वाला जो कोण है ये इस बड़े वाले कोण के बराबर होगा। और हमको दिया हुआ है कि ये जो पूरा इसका जो बड़ा वाला कोण है ये इसके बड़ा वाले कोण के बराबर है। इसका मतलब ये जो छोटा वाला कोण है ये बड़ा वाला कोण है, ये दोनों बराबर है। और दोनों बराबर कब भैया कब होगा? जब ये जो हम लोग बिंदु हम लोग लिए हैं और ये बिंदु D है, ये दोनों बिंदु एक ही होना चाहिए। मतलब एक ही सेम बिंदु है, सिर्फ हम लोग उसको मान लिए हैं तब होगा। और उसी प्रकार जो बाकी क्या है उसको भी प्रूफ किया जा सकता है एकदम आसानी से। मुश्किल लग रहा है? एकदम हलवा है सब चीज़, तो उसको तुम खुद से कर लेना, बहुत मुश्किल नहीं है, हम बता चुके हैं कैसे करना है। नहीं तो भैया दिया ही हुआ, नहीं तो दिया ही हुआ होगा और नहीं करोगे तब भी काम चल जाता है। अगर एग्जाम में आता है तो भैया नीचे लिख दो कि उसी प्रकार इसको भी प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब चलो जो दूसरा है हमारा वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं हम लोग, ये तो दूसरा था। अब तीसरा है वो उसको बोलते हैं ASS बोलते हैं, नहीं AAS। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि भैया और सब बाकी का क्या हुआ? ASS क्यों नहीं होता है? हम बता चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि ये पूरा हो भी जाए, नहीं भी हो जाए, तो हम लोग इसको 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब ये हो जाए तब ये एकदम पक्का है कि त्रिभुज सर्वांगसम होगा ही होगा, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, चाहे बालवीर और सांता क्लॉज एक दूसरे से मिल जाए, उसके मतलब नहीं है। तो चलो उसको भी देख लिया जाए। आओ इसको हटाते हैं हम। हाँ जी, तो देखो अब आगे चलो। आगे क्या है? तीसरा है कोर भुजा, यानी एंगल साइड। इसको छोटा में बोलते हैं AAS। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? ये प्रमेय संख्या 2 है। हमने पहला प्रमेय तो देखा, अभिगृहित पहला हमने क्या देखा था? SAS। पहला प्रमेय देखा क्या? ASA। और तीसरा है क्या? AAS, यानी एंगल साइड। इसमें क्या बोलता है? सिंपल वही चीज़, यदि दो ठो त्रिभुज है उनका दो ठो कोण बराबर हो जाए, कोणों के युग्म बराबर हो। समझ में आ रहा है? युग्म मतलब जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे मैं मान लो कि ये एक कोण है, ये वाला और ये वाला कोण बराबर हो जाए, और क्या ये C वाला बराबर हो जाए। तुम एक को भी मान सकते हो, कोई फिक्स नहीं है। पर हम चूंकि दो ठो लेना पड़ेगा ना, हम तीनों को तो लिख नहीं सकते ना यहाँ पर। मान लो कि ये वाला है, ठीक है। उसी प्रकार और क्या बोला जा रहा है? और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। और संगत भुजा मतलब कोई भी एक ठो भुजा, या तो ये वाला भुजा या तो ये वाला भुजा, या तो ये भुजा बराबर हो, या नहीं तो ये वाला भुजा। संगत भुजा का मतलब ये ना भैया, या तो AC PR के बराबर है या AB PQ के बराबर है। अब बोलोगे भैया ये BC और BC को QR के बराबर नहीं दिखला देंगे। अरे भैया वो तो हम लोग कर ही ना चुके हैं, वही तो था ASA क्या था? ये ना था कि एक ठो एंगल, ये कोण फिर एंगल। इस बार अलग है, इस बार कहा जा रहा है पहले दो ठो एंगल फिर कोण, यानी पहले दो ठो एंगल और फिर भुजा।
माफ करना, यहाँ पर क्या है, या तो तुम सी को मान लो, फिर बी को, फिर ये जो भुजा है ए बी, या फिर बी को फिर सी को, फिर ये भुजा ए सी, ये बराबर हो। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है, तो चलो हम लोग इस ए सी वाले को बराबर मान रहे हैं। हमको दिया हुआ है कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, ये पहला चीज दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, कोण ए सी बी बराबर कोण पी आर क्यू, ये भी बराबर दिया हुआ है, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर पी आर, क्यों, अरे भैया ये संगत भुजा है, ए सी पी क्यू के बराबर नहीं लिख देंगे, हवाबाजी नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ए सी बराबर पी आर नहीं, ए सी बराबर माफ करना, ए सी बराबर पी क्यू नहीं, ए सी बराबर पी आर। तुम ये भी लिख सकते हो कि ए बी बराबर पी क्यू, पर चूंकि एक ही ना भुजा का हमको दिखाना है, संगत भुजा का एक युग्म यानी ए सी बराबर पी आर, ये एक युग्म होगा। दूसरा युग्म क्या होता है, ए बी बराबर पी क्यू, तो एक युग्म हमको दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमको। और अब क्या हमको सिद्ध करना है, वही जो हमेशा सिद्ध करना रहता है, त्रिभुज पी क्यू आर वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के, या उल्टा है, जो भी ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, बात तो एक ही है। अब कैसे करेंगे उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो एकदम सिंपल है, क्या, यदि तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, पहले हम लोग बिना इस सवाल को करे, बिना इसको कॉपी पेन से लिखे बिना करेंगे। तो देखो इस बी, यदि बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है, तो क्या ए और पी बराबर नहीं होगा, कैसे, अरे सिंपल सा, थोड़ा सा पीछे जाओ और याद करो जो हमने पढ़ा था त्रिभुज का कोण योग गुण, सिंपल भाषा में 180 डिग्री वाला जो नियम है, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, तो उससे ए और पी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 180 में से इसको घटाओगे तो बराबर आएगा, और 180 में से इसको घटाओगे तो बराबर आएगा। और एक बार यदि ये बराबर हो गया, यदि तुमको पता चल गया कि ए और पी भी बराबर है, तो देखो ये तो दिया ही हुआ है तुमको, ठीक है, माफ करना, ये तो दिया ही हुआ है सी और आर, और ये भी पता चल, ये अभी भी पता चला है जो त्रिभुज का कोण योग गुण है, और तुमको ए सी बराबर पी आर तो दिया ही हुआ है। तो जरा ध्यान से देखो, ये एंगल है, ये भी एंगल है, और ये साइड नहीं है, तो ए ऐसे से नहीं हो गया, तो ए ऐसे नहीं आ गया, तो हम लोग क्या किए, हम लोग ए एस को यानी कोण भुजा को हम लोग बदल दिए कोण भुजा कोण में। तो सिंपल देखो क्या लिखेंगे कि कोण ए बराबर क्या होगा 180 माइनस क्या कोण बी प्लस कोण सी। अब ये कैसे आया है तुमको पता होना चाहिए भैया, जब इसको इधर लेके जाओगे मतलब क्या, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, वो कैसे आया था, लिखोगे त्रिभुज का कोण योग गुण। अब बोलोगे तुम कि भैया इतना फास्ट काहे भाग रहे हैं, तो पहले सब बता चुके हैं ये कोण कैसे होता है। उसी प्रकार कोण पी बराबर क्या 180 माइनस कोण क्या कोण क्यू प्लस कोण आर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कि भैया ये B है वो Q के बराबर है, ये C है वो R के बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, सिंपल सा बात है, बराबर होगा, क्यों, लिख दो, देखो कोण A बराबर क्या 180 माइनस कोण B प्लस कोण C, ठीक है। इसको तुम लिख सकते हो ऐसे, 180 को कुछ नहीं किए, और इसको ब्रैकेट को कुछ नहीं किए, इस B के स्थान पर क्यों नहीं लिख सकते हो, क्यों, देखो अरे भैया बी वाला जो अरे क्यू वाला बराबर नहीं है, ये बी और क्यू, तो इसके स्थान पर क्यू लिख दो, और इस सी वाले के स्थान पर आर लिख दो, क्यों, सेम कहानी है भैया, सी वाले के स्थान पर आर क्यों, क्योंकि सी वाला और आर भी बराबर है। और ये अगर बराबर है तो देखो ये ध्यान से दी है, ये क्या है, ये पी के बराबर है, तो इसको बराबर नहीं लिख सकते हो इस पी के, यानी कि कोण ए है वो कोण पी के बराबर है, यानी कि ऐसे इसको अगर अच्छा से लिखना है और तो ऐसे लिख दो कोण बी ए सी वो बराबर है कोण किसके, कोण क्यू पी आर के, और अच्छा से डिटेल में लिखना है, तो ये तो हो गया। और जैसे ही ये वाला हुआ ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा क्या, दूसरा दिया हुआ है ए सी बराबर पी आर, कहाँ से ये दिया हुआ है, और तीसरा क्या, तीसरा फिर से वही ए सी बी बराबर कोण पी आर क्यू, मतलब ये वाला कोरवा। और जैसे ये तीन तो चीज हुआ, ये भी दिया हुआ है हमको, और ये दिया हुआ है, तो तब क्या लिखोगे, तब ए एस ए से त्रिभुज
ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR के। खत्म, इतना ही तो था। तो हमारा दोनों प्रूव हो गया। यही ना प्रूव करना था भैया। अब जो सवाल है देखो, एक सवाल हम तुमको NCERT से अभी अभी एकदम ताज़ा उदाहरण वाला हम दिखाते हैं तुमको। दिखा पाते हैं कि नहीं ये तो पता नहीं। देखो ये तो नीचे है इसलिए दिखा नहीं पाएंगे, छोड़ो, देखते हैं। रुको, हो पा रहा है? नहीं हो पाएगा ये। हाँ देखो, चलो दिख तो जा रहा है, कम से कम कुछ तो फायदा हुआ इस किताब का। तो सवाल क्या है? ये वाला नीचे वाला है। उदाहरण संख्या 3, रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है और वो रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। आकृति में, आकृति हम दिखा नहीं पाएंगे पर हम बना दे रहे हैं। अब दर्शाना है कि त्रिभुज AOB और DOC क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम है। तो चलो हम पिक्चर बना देते हैं। सबसे पहले पिक्चर क्या बोलता है भाई, तो देखो पिक्चर कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर CD है और भैया ये कुछ इस प्रकार का है। ये AB लिखा हुआ है इसका नाम, यहाँ पर O है, ये C है, ये C है और ये D है, माफ करना। और तुमको बोला जा रहा है कि AO जो है वो OD के बराबर है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि AB जो है वो CD के समांतर है, ये ऐसे समांतर है, ठीक है। AB है वो CD के समांतर है। अब तुमको बोला जा रहा है कि बताओ तुम कैसे ये कुछ होगा, कैसे होगा। तो देखो इस सवाल को तुम दोनों मेथड से बना सकते हो, या तो ए से भी बना सकते हो और किससे, AAS से भी। यानी कि जो दोनों तरीके हैं उससे। कैसे? देखो, चूंकि ABCD के समांतर होगा, AB और CD समांतर है तो ये कोण बराबर नहीं हो जाएगा। सिंपल। कैसे? 1 और 2 मान लो तुम नाम देते हो, तो 1 और 2 बराबर कैसे होगा, एकांतर कोण से। और उसी प्रकार ये भी 3 और 4 भी। तो देखो ये तो बराबर हो गया, यानी 2 ठो कोण हो गया। और ये वाली जो है देखो, और क्या बोला जाए तुमसे कि जो AO है वो किसके बराबर है, तो DO के बराबर है। तो ये अगर ये वाला भुजा भी बराबर हो गया तो सिंपल AS यानी कोण भुजा। इधर भी देखो कोण भुजा, कोण भुजा। या तो या तो एक ठो ये हो गया, या तुम बोल सकते हो और कैसे, तो ये जो कोण है ये भी कोण तो बराबर होगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। नहीं तो वैसे भी तो बराबर होबे करेगा। जब 2 ठो कोण बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिकली होगा। तो एक ये वाला हो गया कोण, और ये वाला एकांतर कोण से है, और बीच में ये भुजा। तो अब कैसे हो गया, ये कोण भुजा कोण, तो AS से हो गया कि नहीं हो गया। देखो दोनों मेथड से हमने आपको बता दिया। ये जो सवाल था उदाहरण, एक उदाहरण भी बता दिया साथ में कि ऐसे सवाल बनेगा तुम्हारा, इस पे जो सवाल आएगा। अब जो प्रश्नावली में हम लोग अब आने वाले हैं, अब अगले भाग पे हम लोग प्रश्नावली करेंगे, जो इसका एक्सरसाइज है उसमें एकदम डिटेल से, उसमें अच्छा से और देखेंगे। तब तक के लिए भैया रखते हैं इस वीडियो में। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में प्रश्नावली के साथ। तब तक अपना रिवाइज कर लो, एक बार देख लो जो पढ़ाए हैं, वरना बता चुके हैं। नहीं पढ़ोगे, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा है नहीं, सारा मेहनत व्यर्थ जाएगा, फालतू। ठीक है, तो चलो भैया रखो।